हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सलेट एकेडमी। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क एंड एनर्जी। इसका जो थ्योरी पार्ट है हम लोगों ने कर लिया है अच्छी तरह से, इसलिए हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स बनेंगे, आप देखेंगे कैसे बन रहे हैं। तो इसका पहला जो न्यूमेरिकल है उसको सुना रहे हैं। हाउ मच वर्क इज डन बाई ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है पहला? हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क को पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। फॉर ए फोर्स ऑफ, एफ है फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रो ए डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस, एस कितना है 1 मीटर। तो हम लोग को वर्क पूछा जा रहा है, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। इसी को W कहते हैं ना, इसी को W कहते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कोई भी फार्मूला लिखने के पहले ये बात लिख देना चाहिए, सोल्व करते समय, सॉल्यूशन करते समय ये बात लिख देना चाहिए। सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू है, सॉल्यूशन तो यहीं से शुरू है, समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी दोनों एक साथ है। लेकिन जब फार्मूला कोई लिखते हैं तो लिख देना चाहिए वी नो दैट। क्या जानते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1 मीटर, 10 न्यूटन मीटर हो गया। छोटा एम लिखा करिए, इसी न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं, 10 जूल लिख देंगे। आंसर हो गया 10 जूल, 10 जूल वर्क हुआ। इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को बना लिया, क्वेश्चन को बना लिया। अब दूसरा सवाल थोड़ा देखें। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन acts on an object, the displacement is say 8 मीटर, 8 मीटर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें फिगर भी बनाना है, फिगर है ये ऐसा, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्प्लेसमेंट इस हो गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ की दूरी स्टार्टिंग टू यहाँ का स्टार्टिंग 8 मीटर चला आया, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है। अब फोर्स कितना है? 7 न्यूटन, 7 न्यूटन है। Let us take it that the force acts on object through displacement. What is the work done in this case? इसमें वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, और डिस्प्लेसमेंट भी आपको दे दिया गया है 8 मीटर। वही प्रश्न है, वही प्रश्न है, वर्क पूछा जा रहा है, फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। आप जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं? फॉर्मूला बताइए। W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, 56 न्यूटन मीटर हो गया। यहाँ न्यूटन लिखिए, यहाँ मीटर लिखिए, न्यूटन मीटर हो गया। यही ना 56 जूल हो गया वर्क, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन आपने 2 मिनट से भी कम समय में बना लिया। अब तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा। इतनी थ्योरी चूंकि पढ़े हैं इसीलिए बन रहा है जल्दी जल्दी,
न तो नहीं बनता। ए पेयर ऑफ बुलॉक्स बैल exerts a force of 140 न्यूटन ऑन ए प्लाऊ। खेत जोतने में हल खींचने में 140 न्यूटन का फोर्स दो बैल लगाते हैं। ए पेयर ऑफ बुलॉक्स exerts a force of 140 न्यूटन ऑन ए प्लाऊ। द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर, 15 मीटर लंबाई में वो हल को खींचता है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लाइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। इस लंबाई में हल को खींचने में कितना वर्क हुआ। वही सवाल, सवाल वही है। फोर्स है 140 न्यूटन, दो बैलों का फोर्स है 140 न्यूटन, और कितनी दूर वो हल को खींचता है तो 15 मीटर। वर्क डन पूछा जा रहा है, 15 मीटर खींचने में कितना वर्क हुआ। तो फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ 140 है, एस 15, 140 न्यूटन और 15 मीटर। गुना कर दीजिए 15 में 14 से। बारह टू 2200 न्यूटन मीटर, 2200 जूल। इसको 2.2 किलो जूल भी कह सकते हैं। 1000 से भाग लगा देंगे तो 2.2 किलो जूल हो जाएगा। अभी इतने याद रखिए, 2200 जूल ही कहिए, किलो जूल का कहानी अभी छोड़िए। तीसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब चौथा सवाल देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन। यहाँ चौथा सवाल में भी वर्क डन पूछा जा रहा है। इन लिफ्टिंग 200 केजी, एम दिया हुआ है, तो 200 केजी का कोई चीज को लिफ्ट किया जा रहा है। 200 केजी ऑफ वाटर थ्रो ए वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। हाइट कितना है? 6 मीटर। तो वर्क डन पूछा जा रहा है, हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। क्वेश्चन में यह भी मार्क है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको लेना है अपने से, मतलब दिया हुआ ही है। तो आप जानते हैं, वी नो दैट यहाँ ऊंचाई पर है, अब पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ना है, वर्क वो वर्क हो गया। तो वर्क डन बराबर एम जी एच। एम हो गया 200, जी हो गया 10, एच हो गया 6। 12 पर 1 2 3 0, यही तो आंसर हुआ। इतना ही वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा। 4 बना लिए, अब 5 में आ जाइए। ये कितनी जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस बन रहे हैं। ए कार वेटिंग 1000 kg, 1000 kg एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, माने 50 मीटर चल के रुक जाता है। डेक्सलरेटिंग यूनिफॉर्मली, माने उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, यूनिफॉर्मली रूप में घट रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट बाय द ब्रेक्स, उस पर कितना फोर्स लगा था कि वह रुका। व्हाट इज ब्रेक द्वारा कितना फोर्स लगा था। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और ब्रेक ने कितना काम किया। एक सवाल फोर्स का हो गया, एक सवाल एनर्जी का हो गया, वर्क का हो गया। वर्क या एनर्जी एक ही माना जाता है, तो वही आपको एक सवाल फोर्स से आ गया, एक माने कीजिए फोर्स पूछा जा रहा है, और एक क्वेश्चन हो गया वर्क डन पूछा जा रहा है। कार का वेट कितना है? वेट 100 kg।
है, लिख तो रहा है वेट 100 kg, लेकिन वो तो है मास, लिख रहा है वेइंग, तराजू से तौला गया था इसीलिए वेइंग लिखा, लेकिन वो है मास, वेट नहीं है। एंड ट्रेवलिंग एट, यूनिट से पता चला, चूंकि केजी का, मास का यूनिट केजी होता है, इसीलिए हमने उसको मास लिखा। ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस एट 30 मीटर पर सेकेंड, उसका वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर चल के रुक जाता है, डेक्सलेटिंग यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक, ब्रेक एंड वर्क डन बाय ब्रेक, कितना वर्क हुआ, दो चीज मालूम करना है। तो फोर्स के लिए हम लोग को मालूम करने के लिए मास तो है, एक्सलेरेशन नहीं दिया हुआ है, तो एक्सलेरेशन मालूम करेंगे। तो एक्सलेरेशन मालूम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सलेरेशन मालूम करना पड़ेगा तब फोर्स होगा। पहला पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए मतलब मीन्स फॉर फोर्स, फोर्स के लिए क्या करने जा रहे हैं, लास्ट वेलोसिटी क्या हो गया है 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, अंतिम 0 है, इनिशियल 50 स्क्वायर है, 2a और दूरी 50 है। एक्सलेरेशन क्या हो गया 50 स्क्वायर 2 इंटू 50, 25 आ गया पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स के बराबर जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं। मास आपका दिया हुआ है 1000 kg, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया 25,000 न्यूटन, 25,000 न्यूटन कह देंगे फोर्स। फोर्स आपको मिल गया, फोर्स मिल गया तो वर्क नहीं मिल जाएगा। जब आपको फोर्स मिल गया तो फॉर्मूला तो जानबे करते हैं, वर्क के लिए वी नो दैट, सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए माने वर्क डन के लिए, वी नो दैट W इजकल टू F इंटू एस। एफ तो मालूम कर लिए 25,000 न्यूटन और डिस्टेंस 50 है, 25 पचे 125, 4 गो सोना 1 2 3 4, इतना आ गया न्यूटन मीटर, मतलब इतना जूल हो गया, 125 4 सोना जूल। ये हो गया सेकेंड पार्ट, वर्क भी मिल गया, ये फोर्स हो गया ये 25,000 न्यूटन और वर्क हो गया 1,25,000 जूल हो गया। अब हम लोग छठा सवाल बनाने जा रहे हैं। ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर खींचता है टॉय कार का ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। The string held in child's hand makes an angle of 60 degree with the horizontal surface. If the force applied by child be 5 Newton, calculate the work done by the child in pulling the toy car. यह क्वेश्चन है जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, बताएंगे जो फॉर्मूला पढ़े हैं। तो S कितना दिया हुआ है 40 मीटर, ए चाइल्ड पुल्स ए टॉय कार थ्रो ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर,
मान लीजिए कि यही टॉय कार है, इसको कोई बच्चा खींच रहा है, कितना से? 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन के फोर्स से कोई बच्चा खींच रहा है, हॉरिजेंटल से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है। तो मालूम करना है कि वर्क डन कितना है, वर्क डन कितना है। तो फोर्स मालूम कर लेंगे तब ना। अब मोशन है इधर, मोशन के डायरेक्शन में हमको फोर्स को मालूम करना होगा। तो उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर F इंटू एस, F इंटू कॉस थीटा इंटू एस होता है। F इंटू कॉस थीटा के वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, F हमारा 5 दिया हुआ है, F तो 5 दिया हुआ है, F दिया हुआ है 5 न्यूटन दिया हुआ है, लेकिन एंगल पर है। ए हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो 60 लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर। 5 न्यूटन और 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 होता है। इसको अभी हम लोग याद कर ही रखें कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। मैथ में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ हर एक एंगल पर cos का मान कितना होता है वो पढ़ते हैं लोग। साइन का क्या होता है, tan का क्या होता है, हर एक एंगल के साथ tan लिखा जाता है, cot लिखा जाता है, sec लिखा जाता है, cosec लिखा जाता है, और उसका वैल्यू कितना होता है वो जो ज्योमेट्रिकली निकाला जाता है। तो यहाँ हम सीधे अभी cos 60 के वैल्यू 1/2 लिखते हैं और 40 मीटर लिख दी। तो न्यूटन मीटर मतलब 100 जूल, यही आ गया आंसर। F cos थीटा इंटू एस, डिस्टेंस हो गया 40 मीटर, 40 मीटर डिस्टेंस हो गया, और 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चाइल्ड F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट है इसका 40 मीटर, 40 आ गया, 20, 100 जूल आएगा ही, 20-25 हाँ 100 जूल आएगा। इस तरह से हम लोगों ने मालूम कर लिया इस यहाँ पर कैसे होगा। अब सेवेंथ सवाल, 7वां सवाल। Calculate the kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a velocity of 0.1 मीटर पर सेकेंड। का क्या पूछा जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हाट, जिसका मास है 2 kg, अब वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, फॉर्मूला क्या जानते हैं? के इज इक्वल टू हाफ mv², हाफ m हो गया 2 और v हो गया 0.1 इंटू 0.1 दी होल 0.1 स्क्वायर, हाफ इससे ही कट गया। तो 0.1 में 0.1 से गुना करेंगे तो 0.01 आ जाएगा जूल,
0.01 जूल आ जाएगा। यही आंसर हो गया। 7वां ये सवाल बन गया। अब 8वां सवाल बनाने जा रहे हैं। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेज माने एक बॉडी का मास m1 भी m है और m2 भी m है, दोनों का मास m है। मूव विथ वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v है एंड 3v, इसका वेलोसिटी 3v है। दूसरे का रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी 2 कहिए, Ke1/Ke2 व्हाट क्या है, यही तो पूछा जा रहा है। और जानबे करते हैं आप कि Ke1 क्या होगा, हाफ m(v²). Ke2 कितना हो जाएगा, हाफ m तो ma है, अभी 3 भी है, d² हो गया। अब Ke1 में Ke2 से भाग लगा दीजिए, भाग लगा दिए, भाग लगा दिए तो क्या आ गया, ऊपर हाफ है तो हाफ से कट गया, m है तो m से कट गया, बच का गया v²/9v², कट गया 1/9 आ गया। Ke1 Ke1/Ke2 बराबर 1/9, वह 1 Ke1 1 है तो Ke2 9 है। यही आंसर हो गया। Ke1 बाई रेशियो Ke1/Ke2 इक्वल टू 1/9, ये भी आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा 1/9। ए बैग ऑफ व्हीट वेट 200 kg, गेहूं का एक बोरा है, उसमें गेहूं 200 kg है। टू व्हाट हाइट शुड इट बी रेज्ड, इसका हाइट कितना रखें, सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल। पूछता है प्रश्न, वेट लिखता है, यूनिट देता है मास का, तो हम लोग यूनिट पर ही जाएंगे। यूनिट उसका मास है तो मास ही, मास है उसका 200 kg, लिखता है वेट, वेट टू वेट, तो वेट तो होता है फोर्स का, फोर्स को वेट, फोर्स तो वेट को कहते हैं, लेकिन क्योंकि यूनिट 200 kg लिखा है तब हम मास ही उसको लेकर चलेंगे, तो मास लिखते हैं। व्हाट हाइट, हाइट कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा, हाइट कितना हाइट तक उठाएंगे, सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी 9800 जूल हो। जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जानते हैं पीई का रिलेशन, पीई इज इक्वल टू, वी नो दैट P इज इक्वल टू mgh होता है। मास दिया हुआ है 200, g दिया है 9.8, h तो पूछा जा रहा है तो छोड़ दें। अब पीई आपको दिया हुआ है 9800, h को यहीं छोड़ दीजिए 9800, इधर सब गुना में है तो आएगा तो भाग हो जाएगा 200 9.8। फोर्टी 9 हो जाएगा।
98। यहाँ दशमलव हटाएंगे, ऊपर सोना बैठ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 मीटर। चार सौ नब्बे में भाग लगाएंगे 98 से तो 5 ही आना चाहिए। 8 पचे 40, 9 पचे 45, 4 49, हाँ 5 मीटर ही आएगा। आंसर 5 मीटर आ गया। मतलब 5 मीटर ऊंचा उठाकर ले जाना होगा 200 के बैग को। अब हम लोग 10वां सवाल पर आते हैं। 10वां सवाल, ए बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, व्हाट इज द पावर? व्हाट इज द पावर? ए बॉडी डज वर्क कितना किया? 20 जूल किया, कितना देर में? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में किया, तो पावर कितना है? पावर पी कितना है? फॉर्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? P इज इक्वल टू W बाई टी। W आपका 20 जूल है, टाइम 5 सेकेंड है। 4 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, तो 4 वाट। जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, इसको याद रखेंगे। तो यह जूल पर सेकेंड है तो इसको W कह दिए, वाट कह दिए। यही आंसर हो गया। कितना जल्दी जल्दी बन रहा है देखें। अभ्यास करने का, थ्योरम पढ़ने का यही बड़ा फायदा है कि कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन कितनी जल्दी से बन जा रहा है। ऐसे दिन भर मरते रह जाते, नहीं बन पाता। What is the power of a pump? Power of a pump which takes 10 seconds to lift 100 kg of water to a water tank situated at a height of 20 मीटर। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। पावर कितना है, यही P मान लीजिए। पावर P बराबर कितना? व्हाट? इट टेक्स टाइम, टाइम कितना है? 10 सेकेंड। लिफ्ट 100 मीटर, 100 केजी ऑफ वाटर, मास कितना है? 100 केजी वाटर टू ए वाटर टैंक सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर पर वो टंकी है, तो उसका पावर कितना है आप जानते हैं। और इसमें जी भी दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है जी। तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी चाहे वर्क डन। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी एच बाई टी। एम कितना है? 100 केजी। जी कितना है? 10। हाइट कितना है? 20। टाइम कितना है? 10। हो गया, तो 2000 आ गया, 2000 जूल आ गया। पावर, पावर जूल क्यों कहेंगे, वाट ना कहेंगे। पावर हो गया इतना, वाट हो गया। यही आंसर हो गया। ऐसे 2 के किलो वाट भी लिख सकते हैं। 2000 को 2 किलो भी कहते हैं,
2000 मतलब 2 किलो, वाट के बदले वाट। 11 हो गया। अब हम लोग आते हैं 12वें सवाल में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एनर्जी हुआ, इन 2 मिनट्स। व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? एक बल्ब जो है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 7.2 किलो जूल कंज्यूम कर रहा है। टाइम उसका कितना है? 2 मिनट। तो पावर क्या है? पावर क्या है? पावर ऑफ बल्ब क्या है? तो इसको लिख सकते हैं 7200 जूल लिख देंगे, किलो जूल को। इसको लिख देंगे 120 सेकंड लिख देंगे, तो पावर हो जाएगा। अब जानते हैं P इक्वल टू W/T। यही W है, यही एनर्जी को ही W कहिए, एनर्जी कंज्यूम्ड कहिए, एनर्जी कहिए। यहाँ एनर्जी कंज्यूम्ड लिखिए तो क्या है जा, यहाँ एनर्जी लिख दीजिए। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है? 7200 जूल। टाइम है 120 सेकेंड। 60 जूल पर सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को ना वाट कहते हैं। तो 60 वाट मतलब बल्ब जो है आपका 60 वाट का है। यही आंसर हो गया, 60 वाट का बल्ब है, वही पावर उसका 60 वाट है। अब अगला हम लोग 13 नंबर सवाल लेकर चल रहे हैं। वहाँ बल्ब था 60 वाट का, अब यहाँ रेडियो कहता है कि 60 वाट का है। चला कितना है? ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स। टाइम 50 आवर्स है। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कंज्यूम्ड? कितना यूनिट इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो नापा जाता है, जो एनर्जी हम लोग घर में खपत करते हैं, उसको बिजली विभाग नापता है किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में। तो यदि वो रेडियो सेट का कैपेसिटी दिया गया, माने पावर दिया गया 60 वाट, तो हम उसको किलोवाट में बदल लें तो क्या हर्ज है? किलोवाट में बदल देंगे। तो जाने पहले रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स, माने पावर उसका कितना है? 60 वाट। टाइम कितना चला? 50 आवर्स। यूनिट, यूनिट पूछता है, यूनिट पूछता है कितना, उसी को ना बोलते हैं किलोवाट आवर, कि कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि किलोवाट आवर जो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी है, बताए हैं बार बार, यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो आप जानते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। इसको तो किलोवाट में बदलेंगे तो 0.60 वाट आ जाए, किलोवाट आ जाएगा। अब P के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? 0.06 किलोवाट। एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा जा रहा है तो लिख देंगे एनर्जी कंज्यूम्ड को एनर्जी कंज्यूम्ड लिख देंगे। टाइम लग गया 60 आवर्स।
अब एनर्जी कंज्यूम्ड को यहीं छोड़ दें, ये चूंकि भाग में है 60 आवर, तो यहाँ लेके चल आते हैं तो क्या होता है देखिए, 0.06 इंटू 60 एनर्जी कंज्यूम्ड, सिक्सटी इंटू 0.06, थ्री पॉइंट सिक्स आ गया किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड। यही आंसर हो गया, आंसर हो गया 3.6 किलोवाट आवर, और इसको भी लिख सकते हैं 3.6 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, तो 3.6 यूनिट कह देंगे। ये आंसर हो गया। अब 13 के बाद 14वां सवाल है, ए शॉपकीपर यूजेज 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, एक महीना में 250 यूनिट जलाता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। इसमें कन्वर्ट करना है जूल में, और कुछ नहीं है, ये बेकार का सवाल है, फिर भी हम बना रहे हैं। यूज कितना करता है, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कितना यूज किया, 250 यूनिट। इसी को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन जूल, कन्वर्ट इन जूल, जूल जूल में बदलना है। तो आप जानते हैं एनर्जी कितना है, 250 किलोवाट आवर है। यूनिट हुआ चाहे किलोवाट आवर हुआ, एक के बात हुआ। तो 250 इंटू 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बस यही तो हो गया, इसमें गुना कर दीजिए, जो आया उतना जूल हो गया। तो 250 इंटू 3.6, 6×5 = 30, 6×2 = 12, 3 15, 25 × 3 = 75, 0 5 5 10 7 8 1 9, 900 गुने 10⁶ जूल, या 9 × 10⁸ जूल। यही आंसर आ गया, कुछ नहीं है। यहाँ होता है 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। बस सीधे गुना कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब अगला सवाल और लास्ट सवाल है 15वां नंबर, जिसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट। रेटेड मतलब होता है कि उतना खर्च वो करता है, उतना वाट वो खर्च करता है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि इतना वाट। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर है, मान लीजिए आपके घर में अभी जाड़े में जला रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है 1500 वाट, मतलब 1500 वाट वो पावर, वाट का पावर उसका है, उसका पावर जो है 1500 वाट का है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। 10 घंटा में कितना बिजली यूज करेगा। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कितना हो गया, 1500 वाट। इसको कह देंगे 1.5 किलोवाट, 1000 से भाग लगा देंगे तो किलोवाट हो जाएगा। और टाइम कितना है, 15 आवर्स वो चला है।
एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है, एनर्जी कितना है, खर्च कितना हुआ, इतना 15 घंटे में एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। पावर तो आपका दिया हुआ है 1.5 किलोवाट हो गया। एनर्जी कंज्यूम्ड एनर्जी कंज्यूम्ड टाइम टेकन 15 आवर है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड को यहीं छोड़ दीजिए, पंद्रह से यहाँ भाग था 15 घंटे से, तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ऐसे। किलोवाट, किलोवाट आवर आ गया एनर्जी कंज्यूम्ड। यही आंसर आ गया, एनर्जी कंज्यूम्ड। इसको उलट दीजिए, देखने में आसानी लगेगी। यहाँ फिर लिख दीजिए एनर्जी कंज्यूम्ड 22.5 किलोवाट आवर। यही तो हुआ 22.5 किलोवाट आवर, चाहे 22.5 यूनिट, जो लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। हो गया। इस तरह से हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का पूरा सवाल बना लिया। यदि कोई आपके पास क्वेरी हो तो आप प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू solve them. Do not forget to subscribe my channel and share to your friends. Thank you.